हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अरविंद केजरीवाल को ऑटो ड्राइवर ने मारा थप्पड़। केजरीवाल ने कहा, बार बार मुझ पर ही क्यों हो रहे हैं हमले। 1 घंटे तक राजघाट पर मौन कर धरने पर बैठे रहे केजरीवाल। इलेक्शन कमीशन के अल्टीमेटम के बाद आखिरकार दीदी को झुकना पड़ा। आदेश मानने को तैयार ममता। इलेक्शन कमीशन ने दिया बुधवार सुबह 10 बजे तक का वक्त। वाराणसी से मोदी को टक्कर देंगे अजय राय। कांग्रेस ने दिया टिकट। बाहुबली छवि रखने वाले अजय 2009 में एसपी के टिकट पर लड़े थे चुनाव। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने साधा अमित शाह पर निशाना। कहा, लोकतंत्र का नाश कर देंगे अमित शाह। शाह ने शामली में दिया था विवादित बयान। और 14 राज्यों की 91 सीटों पर थम गया चुनावी शोर। केरल की 20, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और हरियाणा की 10-10 सीटों पर तो दिल्ली की 7 सीटों पर 10 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। नमस्कार, 14 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। 1962 में जब आम चुनाव हो रहा था, उस वक्त उत्तर प्रदेश की बलराम लोकसभा सीट पर एक अलग नजारा था। उस वक्त बीजेपी के पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी मैदान में थे और उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए एक बॉलीवुड के बड़े सितारे बलराज साहनी को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रचार के लिए भेजा था, क्योंकि नेहरू को पता था कि अटल बिहारी वाजपेयी को हराना आसान नहीं है। बलराज साहनी के बॉलीवुड स्टार छवि के चलते अटल जी वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा और बॉलीवुड का तड़का राजनीति में लगने लगा। सितारों की चकाचौंध राजनीति में दिखने लगी और सियासी दल जो हैं वो नफा नुकसान भी देखने लगे। आज हम बातचीत करेंगे सड़क पर सितारों की, राजनीति में सितारों की चकाचौंध से कितना नफा और नुकसान राजनीतिक दल उठाते रहे हैं। तो राजनीति में सितारों की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जरा ये रिपोर्ट, उसके बाद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़े हुए हैं। चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए उनके दिलों पर राज करना जरूरी है। दिलों पर राज करने के लिए उनके बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है। इसीलिए चुनावी मैदान में बॉलीवुड कलाकारों का उतरना कोई नई बात नहीं है। सितारों की लोकप्रियता को भुनाने के लिए कभी उन्हें रैलियों में प्रचार के लिए बुलाया गया, तो कभी सीधे राजनीति के मैदान में उतारा गया। बॉलीवुड कलाकारों को राजनीति में लाने की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 1962 के आम चुनाव में बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी को हराने के लिए बलराज साहनी को प्रचार के लिए बुलाया। अटल जी के सामने बेहद आम महिला सुभद्रा जोशी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बलराज साहनी की लोकप्रियता के आगे अटल जी चुनाव हार गए और इसके बाद सभी पार्टियों में सितारों की छवि को भुनाने का सिलसिला चल पड़ा। भीड़ इकट्ठी करने के लिए राजनीतिक पार्टियां लोकप्रिय कलाकारों को अपने साथ जोड़ने की होड़ में लगी रहती हैं। ऐसे फिल्मी सितारों की लंबी फेहरिस्त है जिन्हें राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में उतारा है। सुनील दत्त अपने समय के बेहतरीन अभिनेता रहे हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर सुनील दत्त मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से सांसद बने। अमिताभ बच्चन,
राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को राजनीति में उतारा। अपनी लोकप्रियता के दम पर इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन ने दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया। धर्मेंद्र 2004 में धर्मेंद्र बीजेपी में शामिल हुए। धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर से सांसद बने। हेमा मालिनी को बीजेपी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया। इस बार मथुरा से वो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। गोविंदा, बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा के स्टारडम का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया और 2004 में उन्हें टिकट दिया। कांग्रेस के टिकट पर गोविंदा चुनाव जीत गए, लेकिन जल्द ही राजनीति से तौबा कर लिया। जयाप्रदा को 1994 में उनके पूर्व साथी अभिनेता एनटी रामाराव राजनीति में लाए। बाद में वो चंद्रबाबू नायडू गुट में शामिल हो गई। 1996 में उन्हें राज्यसभा में भेजा गया और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो रामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीती। शत्रुघ्न सिन्हा, साल 1996 में शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। 2004 और 2009 में वो लोकसभा सदस्य बने। इस बार भी चुनावी मैदान में है। विनोद खन्ना, फिल्मी दुनिया से आए विनोद खन्ना 1997 में बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब की गुरदासपुर सीट से वो कई बार लोकसभा चुनाव जीते। वैजयंती माला, 1989 के चुनाव के दौरान राजीव गांधी ने वैजयंती माला को चुनाव में उतारा। वैजयंती माला करीब 1.5 लाख मतों से चुनाव जीत गई। ये सिलसिला आज तक जारी है। 2014 के चुनाव में भी किरण खेर, गुल पनाग, जावेद जाफरी, परेश रावल, बप्पी लहरी और मनोज तिवारी जैसे सितारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इनके स्टार छवि के चलते ही पार्टियां सियासी नफा लेने की कोशिश में हैं। देखना होगा कि इनमें से कितने संसद तक पहुंचते हैं और कितने सड़क पर ही रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी, सत्ता बड़ी अजीब चीज है। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बावजूद इन सितारों को सत्ता और संसद क्यों रास आती है, इसकी कई वजह है और इनकी जरूरत राजनीति में क्यों पड़ी, इसकी भी कई वजहें हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हैं बातचीत करने के लिए। मनोज जी, सितारों का असर, सितारों का आना राजनीति में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सितारों का आना राजनीति में कोई नई बात नहीं है। बल्लाल साहनी को जब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ खड़ा किया गया था 60 के दशक में बलरामपुर से, तब उसके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक सोच थी। सोच में अंतर आया है, वो मैं बताता हूं आपको चर्चा में। बल्लाल साहनी वामपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। वो एक अच्छे अभिनय, अच्छे कलाकार तो थे, लेकिन उनकी अपनी एक राजनीतिक सोच भी थी, अपनी समाज को लेकर एक सोच भी थी। उस सोच और उस विचारधारा को देखते हुए ही नेहरू जी ने बल्लाल साहनी को अटल जी के खिलाफ खड़ा किया था। लेकिन जब 80 और 90 का दशक आते आते ये जो राजनेताओं की जो सोच थी, वो उसमें बदल गई कि हम अभिनेताओं की लोकप्रियता को कैसे भुनाएं। और वो हमने देखा जब अमिताभ बच्चन को राजीव गांधी ने हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे जमे जमाए नेता के खिलाफ खड़ा किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता के आगे हेमवती नंदन बहुगुणा कहीं नहीं टिके और भारी मतों से वो चुनाव हारे। तो वो वहां से जो शुरू हुआ खेल अमिताभ बच्चन से कि राजनीति में जमे जमाए नेताओं को कैसे उखाड़ा जाए और कैसे लोकप्रियता की एक स्टार को बनाया जाए, वो खेल राजीव गांधी के काल से शुरू हुआ, जिसका प्रयोग कांग्रेस ने अडवाणी के खिलाफ भी राजेश खन्ना को नई दिल्ली से खड़ा करके किया। मुझे याद है उस चुनाव का, जब अडवाणी जी चुनाव लड़े थे और राजेश खन्ना उनके खिलाफ थे 91 के चुनाव में, तो बड़ी मुश्किल से अडवाणी जी वो चुनाव लगभग 1400 वोटों से जीते थे। तो राजनीति में आते आते समय के साथ एक प्रयोग राजनीतिक दलों ने यह करा कि साहब उनकी लोकप्रियता को भुनाओ और कैसे भी एक सीट जीतो। तो आपका कहना यह है कि जो चकाचौंध के चलते या जो सितारे राजनीति में आ रहे हैं उनकी कोई सोच नहीं है, अब पहले एक सोच के साथ वो भी हुआ करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो राजनीति में अभिनेता आ रहे हैं उसमें अधिकांश वो अपनी लोकप्रियता और एक अपना जीवन कलाकार या अभिनय में बिताने के बाद आ रहे हैं। लेकिन कई नेता ऐसे हुए हैं, कई सांसद अभिनेता ऐसे हुए हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा हैं, वो लंबे समय से राजनीति से भी जुड़े रहे। राज बब्बर हैं, लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहे। सुनील दत्त हैं, लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहे। तो कई नेता हैं, कई अभिनेता हैं जिन्होंने राजनीति में आकर एक अच्छा अपना स्थान बनाया। केवल सांसद या राष्ट्रीय राजनीति में नहीं, अगर राजीव देखें आप तो राज्यों की राजनीति में भी इन अभिनेताओं ने खासा प्रभावित किया राजनीति को। आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने तो बिल्कुल सत्ता को बदली ही दिया वहां पर। इसी प्रकार जयललिता
करुणानिधि, ऐसे तमाम अभिनय से जुड़े कलाकार रहे हैं जिन्होंने राजनीति को खासा प्रभावित किया है, लेकिन एक सोच और मुद्दे के साथ। ठीक है, लेकिन ये सितारे जो आ रहे हैं राजनीति में, इनकी चकाचौंध मतदाताओं पर इतनी हावी कैसे हो जाती है? क्या वजह मानते हैं कि एक जमे जमाए नेता भी, एक दिग्गज नेता भी इनके आगे चुनाव हार जाते हैं? देखिए, लोकप्रियता का अपना असर तो होता है, वो चाहे नेता का हो या अभिनेता का हो। लोकप्रियता प्रभावित तो करती है, लेकिन ये लोकप्रियता एक आध बार ही प्रभावित करती है, बार बार ऐसा नहीं होता है। ये बात अमिताभ बच्चन को समझ में आ गई थी, इसीलिए बाद में वो चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली। या आप देखें धर्मेंद्र को जी, वो भी दोबारा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे तमाम अभिनेता हुए जो राजनीति में आए, एक आध बार चुनाव जीते, लेकिन वापस फिर अपनी दुनिया, अपनी चकाचौंध की दुनिया में वापस लौट गए। बिल्कुल। हेमवती नंदन बहुगुणा जब कांग्रेस से अलग हुए थे और जब अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद संसदीय सीट से उतारा गया 84 में, आपको क्या लगता है कि वो चकाचौंध का दौर उसको मानते हैं, जो दौर पंडित नेहरू से शुरू हुआ था बलराज साहनी के जरिए? आपने जो बात कही कि बलराज साहनी एक कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, अमिताभ बच्चन ने जब बहुगुणा को हराया, तो वो एक चकाचौंध का दौर मानते हैं, एक दूसरा दौर कि आप कैसे सिर्फ लोकप्रियता को भुनाया जा सकता है राजनीति में? देखिए राजीव, किसी भी क्षेत्र के लोग राजनीति में आए, उसका स्वागत होता है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। किसी पर पाबंदी नहीं है कि अभिनेता राजनीति में नहीं आए, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया, और ना कोई इसका विरोध या वो करता है। लेकिन किस सोच के साथ आए, किस मुद्दे के साथ आए, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। देश की जो राजनीति में माना यह जाता है कि परिपक्व और समझदार लोग इसमें आए तो देश का और समाज का विकास होता है। लेकिन केवल हम ठुमके लगाने वालों या जिनका रुपहले पर्दे पे एक उनकी चकाचौंध रही है। देखिए, रुपहले पर्दे पे राजनीति करना एक असल अलग बात होती है, और जब हकीकत में राजनीति करना या समाज सेवा करना एक अलग बात होती है। दोनों में अंतर होता है। आप जब अभिनय करते हैं या बॉलीवुड में होते हैं, तब आप अपने प्रशंसकों से घिरे होते हैं और आपको की चकाचौंध उनको प्रभावित करती है। राजनीति में जब आप आते हैं तो राजनीति में आपका काम और आपकी सेवा वो मतदाताओं को प्रभावित करती है। और जब वो मतदाता ये देखता है कि ये अभिनय या ये कलाकार सिर्फ अपनी लोकप्रियता के बल पर ही चुनाव जीतना चाहता है या चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसे अभिनेता को मतदाता ठुकरा भी देता है, घर बैठा देता है या वापस बॉलीवुड भेज देता है। ठीक है, तो जो अगर काम और विकास, सरकार का परफॉर्मेंस इतना ही महत्वपूर्ण है मनोज जी, तो इन सितारों की जरूरत राजनीति में क्यों पड़ती है? आपको क्या लगता है कि जिन सितारों को उतारा जाता है, जिन बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं के खिलाफ, क्या पार्टियां अपना वजूद उस स्तर पर नहीं बना पाई हैं कि उनको इस चकाचौंध की जरूरत पड़ती है? राजीव, ये बहुत बड़ा एक अंतर आया भारतीय राजनीति में। जैसा आपने पहले कहा, मैंने आपको बताया कि 60 के दशक में जब बलराज साहनी को खड़ा किया गया था, तो उसके पीछे नेहरू जी की एक सोच थी। बलराज साहनी की भी अपनी एक सोच थी, वामपंथी सोच थी। लेकिन 80 के दशक में, 90 के दशक में यह प्रयोग बदला और राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के जो जमे जमाए नेता थे, मजबूत नेता थे, उनको उनकी राजनीतिक जमीन उखाड़ने के लिए, उनको राजनीति से उखाड़ने के लिए लोकप्रिय अभिनेताओं का प्रयोग का एक नया तरीका खोजा। और इसीलिए अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे नेताओं को 80 और 90 के दशक में राजनीतिक दल लेके आए। जी, लेकिन अब इसको किस तरह से देखा जाए? जब सितारे आ रहे इतने बड़े बड़े, और आज का जो दौर है चुनाव का दौर है, जाहिर सी बात है पंडित नेहरू के समय जो दौर था और उन लोगों की, उन नेताओं की जो सोच थी, उसकी तुलना आज की राजनीति, आज के नेताओं से नहीं कर सकते हम। अब ये जो दौर चल रहा है, अब के चुनाव में जो सितारे हैं, उनको किस तौर से देख रहे हैं? क्या बदलाव का संकेत है और मतदाताओं के ऊपर उनका कितना असर होता है? देखिए, अधिकांश सितारों के बारे में कहा जाए राजीव, जो जीत के संसद में पहुंचते हैं, अगर उनका हम उपस्थिति संसद में देखें तो कुछ ही ऐसे कलाकार हुए हैं जो नेता बनने के बाद संसद में अपनी हाजिरी 50% से ज्यादा दर्ज कराते हैं। सुनील दत्त का इसमें नाम मैं लूंगा, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लूंगा, राज बब्बर का नाम लूंगा। ये ऐसे कलाकार थे जिन्होंने राजनीति में जिम्मेदारी से काम लिया। लेकिन कई कलाकार ऐसे हुए हैं जैसे गोविंदा हुए, उनकी उपस्थिति को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। सब पर इसी प्रकार रेखा हैं जिन्हें अभी नॉमिनेट किया गया पिछले दिनों राज्यसभा के लिए, उन पे सवाल उठते रहे। इस मुद्दे पर मैं आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, लेकिन यह मुद्दा बड़ा जरूरी है। किसी का राजनीति में आना या राजनेताओं का फिल्मों में जाना कोई कहीं से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन जब सियासत की बात होती है तो पूरे देश की बात होती है, पूरे देश के विकास की बात होती है। जो सितारे राजनीति में आ रहे हैं उनकी अपनी क्या सोच है, और जिस बात का जिक्र मनोज जी ने किया कि संसद
संसद में कई ऐसे सितारे हैं जिनकी उपस्थिति देखने को नहीं मिली आपका प्रतिनिधि बनने के बाद भी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे इसी मसले पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 14 के चक्रव्यूह में। आज हम बातचीत कर रहे हैं सड़क पर सितारों की। राजनीति में, सियासत में जो बॉलीवुड के सितारे उतरते हैं, उन्होंने राजनीति को कितनी बदली है या उनके चलते राजनीति कितनी बदलती जा रही है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हैं। मनोज जी, अब 2014 का जो दौर है, हमने बातचीत की पंडित नेहरू के समय की, बलराज साहनी की, आज जो दौर है 2014 का, उसमें देखिए आम आदमी पार्टी से लेकर हर बड़ी पार्टियों और यहाँ तक कि क्षेत्रीय दलों ने भी कई सितारों को मैदान में उतारा है। क्या मतलब है, क्या मकसद है? देखिए, अभिनेताओं को उम्मीदवार बनाने के दो खास मकसद होते हैं। एक पहला मकसद तो ये होता है कि उसकी लोकप्रियता को भुनाकर भीड़ को इकट्ठा करना। इसका आप कह सकते हैं कि आज हमारे राजनीतिक दल इतने खोखले होते जा रहे हैं, ये सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दलों के पास ऐसे नेता नहीं रहे जो अब भीड़ जुटाने के लिए उन्हें अभिनेताओं की जरूरत पड़ती है। स्वाभाविक बात है, अगर हेमा मालिनी कहीं जाती हैं तो भले उनके विचार, उनकी पार्टी के विचारों से कोई सहमत ना हो, लेकिन लोग हेमा मालिनी को देखने आज भी जाते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई जावेद जाफरी को पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी उनकी अभिनय की वजह से उन्हें देखने जाता है, तो पहला तो पहलू यही है कि उसकी अभिनेता के कारण उसके लिए भीड़ जुटती है। और राजनीतिक दल सबसे पहले भीड़ जुटाने का काम करते हैं ताकि लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। इसे आप कह सकते हैं एक ये राजनीति का कमजोर पहलू है कि आज हमारे राजनीतिक दल वैचारिक दृष्टि से, मुद्दों की दृष्टि से इतने कमजोर होते जा रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए, या नेतृत्व की दृष्टि से इतने कमजोर होते जा रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए उन्हें अभिनेताओं की जरूरत पड़ती है। जी, तो क्या वजह मानते हैं? राजनीति में हालांकि किसी की मौजूदगी हो, इससे इनकार किसी को नहीं है, लेकिन क्या इसकी वजह आपको यह भी लगती है कि जो सितारे राजनीति में आए वो बहुत गंभीर नेता के तौर पर स्थापित नहीं हो पाए? कुछ दो चार या कुछ उदाहरण अगर छोड़ दिया जाए अपवाद के रूप में, तो आज आप देखिए हेमा मालिनी लंबे समय से राजनीति कर रही हैं, लेकिन हेमा मालिनी का कोई एक ऐसा काम किसी को याद आता है जो उन्होंने बहुत अच्छा किया हो? धर्मेंद्र चुनाव राजस्थान से लड़े, लेकिन उनको जब वो चुनाव जीत गए उसके बाद उनके पोस्टर वहां लगाने पड़े कि धर्मेंद्र हैं कहां पर। ऐसे तमाम नेता हैं राजनीति में। अब आप देखिए मनोज तिवारी इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। इसी प्रकार राज बब्बर हैं, कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, आज कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। जयाप्रदा कभी समाजवादी पार्टी में होती थी, आज कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन के सहयोगी अजीत सिंह के दल के लिए वोट मांग रहे हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं और अभिनेता हैं और नेता हैं, ये अपने अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार राजनीति करते हैं। जी, गोविंदा कभी संसद नहीं गए,
ज्यादातर उनकी अनुपस्थिति ही रही। कभी हो सकता है अपवाद स्वरूप अगर गए हों, अगर मुझे याद ना हो तो उसके पीछे उन्होंने एक वजह बताई कि मैं राजनीति में आया तो मेरा वेट बढ़ गया, मेरा वजन बढ़ गया, 100 के पार चला गया। क्या मतदाता जो है इन चीजों को समझते हैं कि चकाचौंध के चलते हम जिनको जिता देते हैं वो हमारे विकास के प्रति, हमारे उत्थान के प्रति उतने गंभीर नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि आप अपनी लोकप्रियता के बल पर, अपनी चकाचौंध के बल पर मतदाता को एक बार तो आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं कर सकते। और इसीलिए आप देखिए कि राजनीति में जो अभिनेता हैं बहुत कम सफल हो पाए। ज्यादातर या तो छोड़ के चले गए खुद, या फिर जनता ने उन्हें घर बैठा दिया। तो ये जो सियासत कर रहे हैं जो सितारे, आपको क्या लगता है कि उनकी राजनीति में ज्यादातर सिर्फ सुविधा की राजनीति है कि चलिए अब उधर कुछ नहीं हो रहा है तो राजनीति के जरिए कम से कम संसद में बैठा जाए या फिर अपनी सुविधाएं देख ली जाए? हाँ राजीव, बिल्कुल। मैं अभी इसी बात पे आने वाला था, जो आपने अच्छा सवाल पूछा ही है कि देखिए, जितने भी अब अभिनेता राजनीति में आते हैं वो अपना बॉलीवुड का एक कैरियर लगभग पूरा कर चुके होते हैं, और वो एक पार्ट टाइम के तौर पे अपने जीवन का बाकी समय बताने के लिए राजनीति में आते हैं। या कहें राजनीतिक दल भी कहते हैं भाई कि चलो अब आपका बॉलीवुड का काम पूरा हो गया, अब आके राजनीति कर लो। तो इस प्रकार से अगर राजनीति में वो आते हैं तो उसकी सफलता और असफलता भी कहीं ना कहीं मतदाताओं, समाज, देश की राजनीति को हर तरह से प्रभावित करती है। ये जो भीड़ जुट रही है सितारों की महफिल में, सितारों की रैलियों में, इससे दिक्कत है लोकतंत्र को? कुछ इस पर सोचा जाए कि ये भीड़ है, जागरूक भीड़ है, अपना हित अहित सोचने वाली भीड़ है, या सिर्फ चकाचौंध की भीड़? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि अभिनेता राजनीति में नहीं आए। हर दल का, हर क्षेत्र का कोई भी कहीं आ सकता है, कोई भी काम कर सकता है, राजनीति में कर सकते हैं, नेता अभिनेता बन सकते हैं, अभिनेता नेता बन सकते हैं। इस देश में सबको कुछ ना कुछ करने की पूर्ण आजादी है। राजनीति और फिल्म दोनों का चोली दामन का हमारे यहाँ साथ रहा है। तमाम फिल्में राजनीति पे बनती हैं, उसमें नेता अभिनेता नेता का रोल अदा करते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में वो आते हैं तो शायद उतने कामयाब नेता नहीं बनते हैं। अभी जैसे चर्चा उठी जब अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी जिसमें वो एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, नायक, उसी नायक फिल्म आई थी। उसी प्रकार जब केजरीवाल जी 1 महीने की सत्ता संभाली तो लोगों ने कहा कि वो भी उसी तरह काम कर रहे हैं और रातों रात देश बदलना एक अभिनेता की तरह चाहते हैं, जो कि राजनीति में संभव नहीं होता है। राजनीति में संयम और धैर्य की अपनी एक स्थान होता है और उसी के आधार पर काम होता है। जनहित की धारणा हो। हालांकि अभिनेता नेता बन जाते हैं मनोज जी, लेकिन नेता अभिनेता बनना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, और यही वजह है राजीव कि नेता जो आ रहे हैं जी, आप देखिए कहीं ना कहीं लोगों का मूड बदल रहा है। उतना अब अभिनेताओं को समर्थन नहीं मिलता जितना अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना को मिला था। लोग समझने लगे हैं कि राजनीतिक दल अभिनेता लाके कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता को बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि मतदाता मुद्दों पर चाहता है। बिल्कुल, वो अपना हित चाहता है। देश की सियासत, देश को चलाना फिल्मों जैसा नहीं होता है। फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी होती है, देश को चलाने के लिए खुद स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, विकास का एक एजेंडा बनाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। 14 के चक्रव्यूह में आज फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।